दूसरा, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत ही डरी हुई थी और कंपनी को यह भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। और इसी डर के चलते हुए अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से लेके 1842 के बीच में अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। अभी इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अभी विलय नीति अधिग्रहण की जो ये आखिरी लहर थी, जो 1848 से लेके 1856 के बीच में गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौसी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौसी ने एक नई नीति अपनाई थी जिसे विलय नीति का नाम दिया गया और यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर दी जाएगी और यानी कंपनी का भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। अभी इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे सतारा है 1848 में, 48 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 और झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया और उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं और इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। नए शासन की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स यानी उसकी कारकिर्द 1773 के साथ से लेके 1785 पर तक थी और उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से वो एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था और उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, एक थी बंगाल, एक थी मद्रास और एक थी बंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार भी किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई और इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। और दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे।
भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा वसूल करना तथा न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों और दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। और उसका कार्यालय कलेक्टरेट सत्ता और सर्वेक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी के सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। और इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मैचलॉक से लेंस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को ये बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। यह अभी हम लोग एक चित्र देख रहे हैं सैनिक का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत नए शासन की स्थापना कैसी थी, इस सवाल का आपको जवाब देना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।